बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, माफी चाहूंगा लेट हो गया। स्टार्ट करें बेटा। अच्छा जिनको हाँ जिनको बेटा क्या नाम है लिविंग वर्ल्ड देखना था उन्होंने देख लिया, मुझे एक बार बता देना, है ना। लिविंग वर्ल्ड बेटा आपको वहां से देख लो, यूट्यूब वाले में से, उससे सही में क्वेश्चन आप कर लेना बैच में से। ठीक है, कल हमने लास्ट ये पढ़ा था, आपको याद होगा। हमने last ये पढ़ा था, किसी को याद है? यस, हाँ लिंकेज। पीयूष लिंकेज पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, लिंकेज पढ़ रहे हैं। धैर्य आप बेटा मेल करो और वो मेल का स्क्रीनशॉट मुझे दो प्रॉपरली, कहीं ना कहीं खोज के मैं करवाता हूँ फिर। लास्ट हमने ये पढ़ा था, ठीक है, जिसमें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीजें थी, और ये कंपैरिजन था हमारे पास, है ना, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। आज का समझ में आ जाएगा, आज का समझ में आ जाएगा, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून। चैट को प्राइवेट कर रहे हैं। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने कल क्या पढ़ा था। देखो हमने क्या पढ़ा था कि मेंडल के काम के चार पांच जो हम लोग ड्रॉबैक बोल सकते हैं, कमियां बोल सकते हैं, वो बेसिकली क्या थी, बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। सबसे पहली कमी ये थी कि मेंडल के टाइम पर काम उनका वाइडली पब्लिश नहीं हुआ। वाइडली पब्लिश का मतलब क्या होता है कि उतना ज्यादा न्यूज़पेपर, उतना ज्यादा इंटरनेट, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो उतना लोगों तक पहुंचा नहीं। दूसरा क्या, उन्होंने मैथ्स यूज की थी बायोलॉजिकल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो सही नहीं था, जो बेसिकली सही नहीं था। तीसरा हमारे पास क्या है बेटा, तीसरा हमारे पास क्या है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है, हमारे पास तीसरा चीज क्या है, हमारे पास जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मेंडल ने बेसिकली क्या किया था, मेंडल ने बेसिकली क्या किया था कि फैक्टर को एज अ डिस्क्रीट यूनिट बोला था, लेकिन और उन्होंने बात करी थी किसकी, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की। मतलब एक टॉल है और एक डॉर्फ है, लेकिन अगर आप रियल में देखोगे ना, नेचर में कंटिन्यूअस वेरिएशन भी मिलता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन की एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्किन कलर, सही है। उसके अलावा मेंडल ने ये नहीं बता पाए कि फैक्टर फिजिकली कहां प्रेजेंट है। मेंडल ने ये तो बोला फैक्टर है, पर वो ये नहीं बता पाए कि फैक्टर कहां प्रेजेंट है। ये बात वो नहीं बता पाए थे। इससे क्या हुआ, ये पता नहीं चला कि फैक्टर एग्जैक्टली किस चीज का बना हुआ है और कहां प्रेजेंट है। मान लो अगर मुझे ये पता होता कि यार मान लो मेम्ब्रेन पर है, तो हो सकता है लिपिड का होता। मैं न्यूक्लियस के अंदर है, तो हो सकता है न्यूक्लिक एसिड होता, वो बता नहीं पाए। तो उसके बाद बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आती है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअल में क्या है, आप सोचना इस बात को। ये वो थ्योरी है जो ये प्रूव कर रही है कि क्रोमोसोम्स जो है ना, वो फैक्टर्स जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और वो बिहेव कर रहे हैं क्रोमोसोम कैसे, फैक्टर्स के जैसे। मैं बताता हूं कैसे। क्या हुआ था 1900 में, तीन साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन टेस्मार्क और डी वरीज। इन तीनों को उन्होंने क्या किया, ये तीनों मतलब क्या किया, रीडिस्कवर किया। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या किया, रीडिस्कवर किया। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। मेंडल के काम को क्या किया, रीडिस्कवर किया कार्ल कोरेंस ने, एरिक वॉन टेस्मार्क ने और डी वरीज ने। इतनी बात समझ में आ गई। इन तीनों ने मेंडल के काम को क्या किया, रीडिस्कवर किया। इतनी चीज समझ में आ गई। उसके साथ साथ माइक्रोस्कोपी में थोड़ी सी एडवांसमेंट हो गई। यस, इंद्रजीत बेटा उसको दोबारा देख ले टॉपिक को, तेरे को कैसे कंफ्यूजन हो सकता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, क्या बात कर रहा है। अब इस तरीके से पढ़ेगा तो मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा कुछ भी। क्वालिटेटिव का मतलब यह है कि कैपिटल टी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। क्यों टॉल है, क्योंकि उसमें यह फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सी लोकेशन पर मतलब नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील का फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटेटिव में जितनी ज्यादा डोमिनेंट होगी उसका फर्क पड़ेगा। क्लियर, ये चीज बताई थी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बोलती है, सुन समझते हुए चलेंगे।
क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या हुआ था, बोवेरी ने क्या देखा कि मियोसिस कैसे हो रही है, क्रोमोसोम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के बिहेवियर को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की मेंडल के फैक्टर के साथ। आप ये देखेंगे एक टेबल जो बनी हुई है ना, वो सटन के थ्रू एक्सप्लेन है कि सटन ने देखो आपको समझना पड़ेगा, बोवेरी का ज्यादा काम मियोसिस पे था। सटन ने क्या किया था, कंपैरिजन किया था कि क्रोमोसोम पेयर में है, फैक्टर पेयर में है। यस, वो भी सेग्रीगेट होता है ना फेज वन में, ये भी सेग्रीगेट होता है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है इसमें भी, उसमें भी पॉसिबल है। तो इस तरीके का कंपैरिजन किसने किया, सटन ने। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि सटन ने यूनाइट किया क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को, दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आप ये चीज ध्यान रखें कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी है सटन एंड बोवेरी दोनों ने, पर वो जो कंपैरिजन है ना टेबल वाला, वो जो कंपैरिजन टेबल वाला है वो सटन का काम है। इसीलिए लास्ट में जाकर एनसीईआरटी ने ऐसा लिख दिया है। पर अगर जब भी क्वेश्चन आएगा हम मार्क करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, सटन एंड बोवेरी ने। अगर आता है कंपैरिजन किसके बीच में, क्रोमोसोम और फैक्टर के बीच में कंपैरिजन की जोड़े में होता है, ये सब किसने दिया, सटन ने। क्या ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे? क्लियर है बेटा? है, क्लास होगी बेटा, क्लास होगी, क्लास हो रही है, क्लास हो रही है। चलें आगे। संडे को नहीं होगी बेटा, संडे क्लास नहीं होगी। हाँ, कल क्लास नहीं होगी। मैं एक बार टेबल रिपीट कर देता हूं, आप देख लो। फैक्टर मान लो ये क्रोमोसोम है या फैक्टर, बेसिकली क्या हुआ है आप समझना पड़ेगा। ये ऊपर के दोनों सेम है, तो एक तरह का कंपैरिजन है। किसके बीच का कंपैरिजन है, फैक्टर और क्रोमोसोम के बीच का कंपैरिजन है, सिंपल कंपैरिजन है। और ये किसने कंपेयर किया है, बेसिकली किसने कंपेयर किया है, ये कंपेयर किया है किसने, सटन ने कंपेयर किया है। बोवेरी ने मियोसिस दी थी। तो सटन एंड बोवेरी दोनों को क्या हम बोलेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहां से हम आगे जा रहे हैं और लिंकेज की तरफ जा रहे हैं। पहले बात समझना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी है, सटन एंड बोवेरी ने। उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मतलब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन किसने किया है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्रोमोसोम किस पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी क्या नाम है, फैक्टर किस में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे। ये किसने किया है बेटा, टीएच मॉर्गन ने। ये कौन थे, इनका लिंकेज में बहुत काम है, टीएच मॉर्गन नाम है इसका, इनका टीएच मॉर्गन ने किया है। और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पे नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, ऑन ड्रोसोफिला, एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है, बात करते हैं इस पे। ड्रोसोफिला क्या है बेटा, एक छोटी फ्रूट फ्लाई होती है, स्मॉल फ्रूट फ्लाई होती है ड्रोसोफिला, यस और नो, स्मॉल फ्रूट फ्लाई होती है। ठीक है, कुछ खास चीजें याद रखो। ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल क्या है, 8 क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम है, सही है। जिसमें मेल जो होता है, मेल और फीमेल अलग अलग है। तो मेल में क्या होगा बेटा, याद रखें, ध्यान से, ध्यान सुनेंगे। 8 क्रोमोसोम है, मैं आपको मेल और फीमेल के क्रोमोसोम दिखाता हूं, एक बार फोकस करो जरा। मान लो ये मेरे पास नॉर्मल तरह के क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे मेरे पास 6 पेयर हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये मेरे पास वाई हो गया। हम यहां बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्स हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये हो गया पूरा 2n। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम है। इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम है। आपको समझना पड़ेगा, इनको कहते हैं ऑटोजोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यस, तो ये मेरे पास किसके क्रोमोसोम हो गए, फीमेल के हो गए। ठीक है, अब ऑटोजोम के एक सेट को, एक सेट मतलब अलग अलग ये ऑटोजोम को, इसको कैपिटल ए के बराबर लिखते हैं। आप समझो,
तो क्या मैं 2n बराबर a को ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस xx, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं फिर देख ध्यान से, इस ऑटोजोम के एक सेट को मैं कैपिटल ए लिखूंगा, तो कैपिटल ए और ये कैपिटल ए 2a हो गया, तो 2a प्लस एक्स वाई, 2a प्लस एक्स वाई, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। तो 2a प्लस एक्स वाई और 2a प्लस एक्स एक्स ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? आज लिविंग वर्ल्ड का बेटा ट्राई करता हूं देने का। बच्चे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी है? सटन एंड बोवेरी ने। क्रोमोसोम का कंपैरिजन फैक्टर से किसने किया? सटन ने। एक्चुअल में आंसर तो ये है, एनसीईआरटी ने उस तरीके से लिख दिया, पर वो बहुत ज्यादा करेक्ट चीज नहीं है। दोनों दे रखे हो तो आप सटन एंड बोवेरी मार्क करना। मैं फिर आपको ये समझा रहा हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली इस थ्योरी को किसने वेरीफाई किया? टीएच मॉर्गन ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया? ड्रोसोफिला। कितने क्रोमोसोम है? 8 क्रोमोसोम है। इसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है। जो मेल होता है ना उसमें एक्स वाई है और फीमेल में एक्स एक्स है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, एक तरीका ये होता है जिसमें आप सीधे 2n बराबर में 8 लिख दो। एक तरीका ये भी होता है जिसमें आप ये a और a कितना हो गया? 2a हो गया, फिर यहां पर एक्स एक्स लिख दिया। ऐसे ही मेरे पास a और a 2a हो गया और यहां पर मैंने एक्स वाई लिख दिया। क्लियर है? एक्स वाई लिख दिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सिर्फ नोट्स पढ़ना है प्रिंस? ये वाला समझ में आ रहे भाई? तो एक बार में क्यों नहीं समझते हो चीजों को? क्या मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने यार? पढ़ते क्यों नहीं सीरियसली? मैं कह रहा हूं ये कितने क्रोमोसोम है? 8। कैसे लिखा? 2n बराबर में 8। मैं कह रहा हूं ये इन क्रोमोसोम को क्या बोलोगे? इन 6 क्रोमोसोम को ऑटोजोम। ह्यूमन में क्या होगा मुझे बताओ? देखो जरा ह्यूमन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन में कैसे लिखेंगे? ह्यूमन में मेल को कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे 2a प्लस एक्स वाई, जिसमें ए बराबर में क्या होगा? ए बराबर में क्या होगा? 22 होगा। फीमेल को कैसे लिखोगे? फीमेल को कैसे लिखोगे? 2a प्लस एक्स एक्स लिखोगे, जिसमें ए बराबर में क्या होगा? ए बराबर में 22 होगा। समझो ध्यान से, यहां ए बराबर में 3 है ना, 3, ये 1 2 3 इसको मिला के ए कह रहे हैं, तो 2a कितना हो गया? 6 हो गया, प्लस ये हो गया। तो इसी तरीके, ये अलग तरीका होता है। एक तरीका होता है ऐसे लिखना 2n अपॉन में 46, एक तरीका ये है। लेकिन जब मेल और फीमेल अलग अलग हो ना तो ऐसे बताते हैं, 2 का मतलब ये, ए का मतलब ऑटोजोम। तो ह्यूमन में ऑटोजोम कितने हैं? ऑटोजोम 22 हैं, वैसे 44 है, तो ए इंटू 2 44 प्लस एक्स वाई। फीमेल में 2 इंटू ए प्लस एक्स एक्स। सोचो तो सही कुछ, ये लिखने का तरीका है। आप समझो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया है? ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला एक स्मॉल फ्रूट फ्लाई होती है, एक फ्रूट फ्लाई है, उसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है। तो हम कैसे लिख रहे हैं आप समझो। टोटल ये क्रोमोसोम क्या है? ऑटोजोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। इस ऑटोजोम का एक सेट, एक सेट मतलब 1 2 3, इन तीनों को मिलाकर ए लिख रहे हैं। तो 2a, ए है 3, 3 और 2 6 प्लस एक्स एक्स। ए 3 है, 3 और इंटू 2 6 प्लस एक्स वाई। कुछ आ रहा समझ? यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है?
यहां तक क्लियर है? बेटा ऑटोजोम क्या करते हैं वो एक अलग चीज है, मैं बस आपको ये समझा रहा हूं। आप हमेशा से ऐसे लिखते हो कि पी प्लांट जो है वहां पर 2n = 14, है ना, ऐसे लिखते आए हो। क्या पी प्लांट में मेल फीमेल होता है? नहीं होता। लेकिन जिनमें मेल फीमेल होता है उसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप क्या करो, ए क्या होगा, ऑटोजोम का एक सेट होगा। एक सेट मतलब 1 2 3, ये तीनों मिलाकर ए है। तो 2a का मतलब 2 × a मतलब 6 क्रोमोजोम हो गए। तो 1 2 3 4 5 6, फिर एक्स एक्स लिख दिया। मेल को दिखाने का तरीका 2a + xy, ये लिखने का तरीका है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये गलत नहीं है। पर यहां से क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है कि आप मेल फीमेल अलग अलग बता पा रहे हो। सिर्फ इतनी सी बात है। बेटा कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल D का गैमेट 6 आएगा। अनूर, कैसे 6 आएगा कि 8 आएगा? कैसे 6 आएगा बच्चे? एक पूछ रहा है कि जीन और फैक्टर बोवेरी वाला समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा उसको लेक्चर को पुराना देख, मैं आज लिंकेज पढ़ाने वाला हूं, उस पर बाद में बात कर पाएंगे, आज नहीं बात कर पाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ा रहे हैं। ड्रोसोफिला क्यों लिया, मेरी बात सुने ध्यान से। वाई ड्रोसोफिला सिलेक्टेड एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, सिलेक्टेड एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में एनसीईआरटी पढ़ी थी कल के लेक्चर के बाद? नहीं पढ़ी थी, बहुत सारों ने। कोई पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ खाली खा के मस्त सो जाते हैं और फिर बाद में डायरेक्ट लिखते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं इधर उधर की सर पता नहीं कैसे होगा, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा है, कुछ नहीं करते। कैन बी ग्रोन इन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम, देख लो एक बार फटाफट से। हाँ, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ी हो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी एक्चुअल में वो आया क्यों। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हमने ड्रोसोफिला को क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया, रीजन सुनना ध्यान से। वाई ड्रोसोफिला? पी प्लांट क्या होता है, लगभग 35-40 दिन ले लेता है, इवन ज्यादा ले लेता है उसका वो आने में। दूसरा क्या होता है कि पी प्लांट में मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं होता। तीसरा क्या होता है कि पी प्लांट में कैरेक्टर कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं था। तो मॉर्गन ने क्या किया, ऐसी इंसेक्ट लिया जिसको लैब में ग्रो कर सकते हैं। जब आप किसी को लैब में ग्रो कर सकते हो तो उसको किस में ग्रो कर सकते हैं? सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। किसके अंदर? लैब में। अगर आप लैब में ग्रो कर सकते हो तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपनी लाइफ साइकिल 2 वीक में कंट्रोल कवर कर लेता है। अगर 2 वीक में कवर कर लेगा तो आपको जल्दी जल्दी प्रोजेनी मिलेगी। सही है। सिंगल मेटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी मिल रही थी। जितने ज्यादा बच्चे मिलेंगे उतना ज्यादा सैंपल साइज होगा रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए। सुना करो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिंकेज का, कुछ स्पेसिफिक रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये था कि ड्रोसोफिला जो है उसको लैब में ग्रो कर सकते हैं, तो आपको फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि यार आज मौसम कैसा है, ये सब कुछ नहीं। लैब में ग्रो कर रहे हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। एक बार क्रॉस कराने पर 2 वीक में लाइफ साइकिल पूरी हो रही है। तो इसका मतलब 15-15 दिन में आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो साल भर में कितने सारे रिजल्ट मिल सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, एक सिंगल मीटिंग से हजारों नंबर में क्या आ रहे हैं, उसके एग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास बड़ा सैंपल साइज आएगा। दूसरा क्या है बेटा, क्लियर डिस्टिंक्शन। क्लियर डिस्टिंक्शन इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल अलग से देखने में पता चलेंगे, साइज का फर्क होता है ना, साइज का फर्क होता है। आपको मेल स्मॉल है फीमेल बड़ा है, इस तरीके से आपको आसानी से दिख जाएगा मेल फीमेल में अंतर। यस। उसके अलावा बेटा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मैनी जेनेटिक ट्रेट। मतलब जेनेटिक ट्रेट कौन सी होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए। मैनी जेनेटिक ट्रेट इज ऑब्जर्व्ड बाय कौन सा माइक्रोस्कोप? कौन सा माइक्रोस्कोप? डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है? ये नॉर्मल तरह का माइक्रोस्कोप होता है छोटा सा, उससे हम देख सकते हैं। आप में से स्कूल में आपने ऐसे वाले माइक्रोस्कोप देखे होंगे। ये वाला माइक्रोस्कोप आपने स्कूल में देखा होगा, किसी को याद है ये वाला? एक माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, एक माइक्रोस्कोप इस तरीके का होता है जिसमें यहां पर हमारे पास लेंस लगा रहता है ऐसा।
उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। उसको क्या बोलते हैं बेटा? डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप समझो ध्यान से, कहीं ना कहीं क्या है, बहुत सारी जो ट्रेट हैं वो आसानी से दिख जाती हैं इस डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में, उसमें आसानी से दिख जाती हैं, आसानी से ऑब्जर्व हो जाती हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट में ये लेने का रीजन क्या है, पहला रीजन आप सोचो। सबसे पहले इसको लैब में ग्रो कर सकते हैं, 2 वीक की लाइफ साइकिल है, मेल फीमेल अलग से पता चलता है, सिंगल मीटिंग में बहुत सारे बच्चे बनते, रिजल्ट बड़ा आता है। पांचवा क्या है कि बेटा आप इनके जो भी कैरेक्टर है, जैसे आई कलर हो गया, विंग का साइज हो गया, ये सारे जेनेटिक ट्रेट थे, इन सबको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो किसमें? डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में। इसीलिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला लिया। यहां तक समझ में आ रहा है? ईशान, तीनों सेम नहीं होती बेटा। डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप गूगल पे देख ले, फिर मैंने डायग्राम बनाया वैसा दिखेगा। क्या ये उड़ते नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं, पता नहीं उड़ रहे थे नहीं उड़ रहे थे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा तेरे हिसाब से मतलब उड़ के कहीं भाग ना जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। लिख लिया? लिख लिया बेटा? जल्दी बताओ। लिंकेज चालू करते हैं। मीडियम क्या होता है बेटा? मीडियम का मतलब होता है खाने पीने की चीज। जैसे बैक्टीरिया के लिए मीडियम इस पे होता है, अगर किसी बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो मीडियम पैट्री प्लेट में होता है। यहां मीडियम क्या होगा? जैसे बनाना, बनाना रख दिया उस पे, वो खाकर ग्रो कर पा रहे हैं, दैट इज सिंथेटिक मीडियम। यस, दैट इज सिंथेटिक मीडियम, मतलब हम अपनी मर्जी से ग्रो कर पा रहे हैं। देव अभ्यास दिया, पूरा करना है। यस। प्रगति बेटा उससे कोई मतलब नहीं है, जो आप बात लिख रहे हो, अभी आप बहुत छोटे इन बातों को समझने के लिए, तो पढ़ाई करें, है ना? हाँ, लिख लिया? आगे चले। मेल साइज में छोटा होता है, यस। अभ्यास के कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे बेटा, अभ्यास वाले के लिए ना, मैं सुनो ध्यान से, आपको मैंने 3 डीपीपी अभ्यास की दिया, सुन लो पहले, 2 मिनट सुन लो सारे बच्चे। जो बच्चे सीरियस है मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ, जो नॉन सीरियस है सुनना नहीं कोई काम नहीं है, फर्जी बात है सिर्फ। अभ्यास की 3 डीपीपी दी है आपको, तीनों पिछले साल डोपा के नाम से थी ये। उनका सॉल्यूशन यूट्यूब पे मैंने करा के रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, मैं उनके लिंक आपको भेज दूंगा। उससे क्या होगा, जब आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अभी आपको उसमें से सिर्फ 1 बनानी है, आज की क्लास के बाद आप 2 भी बना सकते हो। यस। हाँ, क्लियर है बेटा? हेट्रोस्पोरस यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट देता है सौरभ, यस। ठीक। 3 अपलोड हुई होंगी बच्चे, अभ्यास 1 2 3। चलो आगे चलते हैं, लिंकेज चालू करते हैं पढ़ना। चलें?
चले? बेटा आप एक बार चेक कर लेना, अभ्यास की डीपीपी 3 है, एक बार प्लीज चेक कर लेना। मैं लिंकेज पढ़ाने जा रहा हूं, मैं एक लिंकेज पढ़ाने जा रहा हूं, पहले समझो लिंकेज क्या होता है। और लिंकेज अगर नहीं समझ में आएगा तो टॉपिक में दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, तो प्लीज लिंकेज पे फोकस करेंगे सभी बच्चे। लिंकेज क्या होता है, मेरे को एक चीज बताओ जरा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से हमें क्या पता चला, मुझे ये बताना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से हमें पता क्या चला था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो मेन बात पता चली वो ये थी कि फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और जो बिहेवियर फैक्टर का है ना, फैक्टर का है, जो मेंडेलियन फैक्टर का, वही बिहेवियर क्रोमोसोम का, ये बात हमें पता चल गई थी। अब लिंकेज क्या है, उसके आगे की रिसर्च है। मतलब लिंकेज क्या है, उसके आगे की रिसर्च है। आप समझो इस बात को, उसके आगे की रिसर्च क्या है कि अब हमें यह पता चल गया कि जब फैक्टर्स क्रोमोसोम पे होते हैं तो अब हम ये भी सोच पा रहे हैं क्या एक ही फैक्टर एक क्रोमोसोम पे होता है। अगर ऐसा होता तो ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं तो सिर्फ 23 फैक्टर होते, 23 फैक्टर होते। पर ह्यूमन में तो 30,000 जीन्स होती हैं। इसका मतलब एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा फैक्टर होंगे, उनसे फर्क एक्चुअल में क्या पड़ेगा, ये हमें सारा समझना है। उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या चीज आती है, उसको हम लिंकेज कहते हैं। तो लिंकेज का एक्चुअल मीनिंग होता है जीन्स आर फिजिकली लिंक। फिजिकली लिंक का मतलब यह हुआ कि जो दो जीन हैं, दो जीन ऑफ डिफरेंट लोकस, अगर मैं यहां लिख रहा हूं डिफरेंट लोकस तो मैं एक और वर्ड लिख सकता हूं कैरेक्टर। डिफरेंट लोकस या डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर, है ना, आर लोकेटेड, आर लोकेटेड, है ना, आर लोकेटेड ऑन, ऑन सेम क्रोमोसोम, आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यार हरिओम पढ़ लेना भाई, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए तीनों, वहां से ले ले। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तू कितना नालायक है यार। मैं कह रहा हूं कि टॉपिक पे ध्यान दे, तू कह रहा है कि सर मैंने चेक किया एक ही हुई है, तो तीनों हो जाएगी अपलोड, क्या कर लेगा उसका फिर? टेलीग्राम में नहीं डाली मैंने, टेलीग्राम पे डालिए नहीं डालिए बता, वहां से उठा ले। अब तुम लोग इतने ज्यादा वो हो जाओ कि यार नहीं जी सर हमें वहीं दो, तो फिर कैसे करा पाऊंगा मैं टॉपिक? आई हैव क्रॉस चेक क्या लिख रहा है फर्जी बातें? मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कर ले फिर, खुद से कर ले इसको। क्या कर रहा है यार? अपनी बात बोलने से मतलब है, बाकी सामने वाले की सुने ऐसी ऐसी में जाए, भाड़ में जाए। कुछ नहीं करते, पता नहीं। पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार, तुमको क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा, लिखे जा रहे हो फर्जी रैप कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं पढ़ना। पता नहीं कैसे बच्चे हैं यार। भाई मैं उस पे अपलोड के साथ साथ टेलीग्राम पे भी तो दे रहा हूँ, वहां से उठा ले, क्या हो गया? सर मुझे नहीं मिलता तो खोज ले टेलीग्राम चैनल, मैंने 100 बार बताया कि इस नाम से है, ले ले वहां से। क्या करें बताओ? या तो मैं कमेंट ही ना देखा करूं, छोड़ दूं, बिल्कुल ही नहीं देखनी तुम्हारी कमेंट, तुम कुछ भी लिखते रहो, मैं अपना आऊं पढ़ाऊं चला जाऊं, उससे फायदा होगा तुम्हें? कमेंट देख रहा हूं तो तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। यार मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो टॉपिक से रिलेटेड पूछ, जब मैं पूछूं डाउट पूछ तो पुराना भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया पता नहीं। बच्चे मेरा पर्पस है तुझे सामान देना, वो कैसे मिल रहा है, वो उसका मोड कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है ना? और फिर हम जिस ऐप के साथ हैं या जैसे भी हैं, वो परफेक्ट है नहीं है, ये आपको भी पता है कैसा है चीजें।
तो हम लोग सारी चीजें नहीं कर पाते ना, या तो हम खुद ही टेक्नोलॉजी होते। यस, अब मैं बोलते रहता हूँ, फिर वो मतलब क्या हो जाता है, वो बातें बवाल जैसी हो जाती हैं, है ना। मैं वही कह रहा हूँ, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, आसपास मत देखो क्या चल रहा है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जितना मैं करा रहा हूँ तू इतना कर गया, विपिन पे तेरे को बोल रहा हूँ, तू सब कुछ छोड़, तुझे अगर नोट सही से रिवाइज कर ली, तेरे वहां पे सारे क्वेश्चन ठीक बन जाएंगे। एक आध क्वेश्चन में तू फंसेगा फंसेगा, पर उससे तेरा सिलेक्शन थोड़ी डिसाइड होगा। तुम्हें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तू नोट सही से रिवाइज कर रहा है, जितने क्वेश्चन में डोपामिन दे रहा हूँ वो कर ले, बुक कर ले ज्यादा ज्यादा, और क्या चाहिए तेरे को, डीपीपी जो है उन बची हुई जो भी है तेरे पास कर ले उनको। इतने क्यों दुखी हो तुम? मैं कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल दिया, अब मान ले उसने ऐप में नहीं डाली होंगी, तो मैं क्या करूं, क्लास बंद करूं, पहले ऐप में चेक करूं जाके? बता। मैं कह रहा हूं मैंने दे दी है, अगर उसने एक डाली होगी तो मैंने तीनों, ऐसा कैसे हो सकता है, जरा अपनी अकल तो लगा। मैं टेलीग्राम पे तीनों डालूंगा और वहां उसको दूंगा एक एक डालने के लिए। अगर अपलोड मेरे को खुद करनी होती तो मैं तीनों अपलोड कर देता। हो सकता है उससे मिस हो गई, मैं क्लास के बाद पूछूंगा, यही कर सकता हूं ना। लाइक ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? बेटा चलो पढ़ो, मतलब हमें तो वैसे भी। चलो पढ़ो, ठीक है। देखो, आ, देखो बेटा, क्या होता है, आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी कि हम लोग जो है एक नॉर्मल लोग जैसे हैं, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, और हमारे पास है लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बहुत रिसोर्सेज नहीं है। हम किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम करते हैं, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो हमें देते हैं, हम वो आपको दे पाते हैं, ठीक है। उनका भी एक बजट रहता है, वो कई बार मना कर देते हैं कि मान लो ये नहीं है, या हमारे पास भी नहीं है भाई। मान लो मेरे पास अभी एक बच्चे, कुछ ग्रुप है मैसेज डाउट वालों का, मैसेज कर रहे हैं सर हमें डाउट के लिए लगा लीजिए। अब मान लो उनके पास बजट नहीं है, मैं बोल भी दूंगा तो नहीं होगा ना। हर चीज क्या होती है उसके अकॉर्डिंग चलती है। मेरी बात समझ इस बात को। दूसरी चीज क्या होती है, हम कोशिश ये करते हैं, जैसे अगर आप मेरी एमडी सर या किसी और की देखोगे, कि बजट की वजह से किसी बच्चे का ऐसा ना हो सिलेक्शन ना हो पाए, तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्लास में ही सब कुछ पढ़ा दें, कुछ ना बचे। उसके अलावा सफिशिएंट मटेरियल दे दें, उतनी प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाए, और कुछ मटेरियल उतने से हो जाता है सिलेक्शन। अब क्या होता है बच्चे कि, मतलब अगर हम किसी से कंपेयर करने जाए, हम किसी सिस्टम के साथ हैं, उनका वो अर्ली फेज हो सकता है, और एक सिस्टम जिसको हमने बनाया था उसका भी अर्ली फेज इससे भी खराब रहा होगा। आप सोचो ध्यान। आपको नहीं पता, मैंने तो देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या होती है कि हम आज जो देख रहे हैं ना, जो मतलब जो मुझे एज अ टीचर देखते हुए सबसे बड़ी दुख की बात क्या हो रही है, लोगों ने किताबें रीड करना बंद कर दिया, वो चीजें उधर नहीं जा रही हैं, आप भी उसी डायरेक्शन में जाओगे। मैं कितना भी आपको समझा लूं, आप भी उसी डायरेक्शन में जाओगे जहां आपको वो सब कुछ वही दिखेगा, कि यार यूट्यूब की वीडियो बनाएंगे तो पैसा आएगा, हमें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, वो चीजें दिखेंगी। मैं आपको उसके लिए रोक नहीं रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि जब आपने कोर्स लिया है प्लीज ध्यान से पढ़ो। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ रहे हो जो बहुत सीरियस हो, तो आप भी सीरियसली पढ़ो। आप अपने लिए भी पढ़ो, और आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप दूसरों को भी मतलब समझो कि हो सकता है उस बच्चे के पास सिर्फ यही सोर्स हो। हम ये सोच के पढ़ाते हैं। बाकी तो यार तुम हमारे बारे में चाहे 400 रील बना लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप समझ में आ रहा है? इसलिए कह रहा हूँ प्लीज पढ़ाई करो, है ना, इतना मतलब मेरे को चीजें। हाँ, ठीक है, चलिए चालू कर रहे हैं, छोड़िए, ध्यान से सुनो। हम पढ़ रहे हैं बेटा लिंकेज, ठीक है, लिंकेज। तो जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड, ठीक है। जीन्स क्या होती है? फिजिकली लिंक्ड होती है। फिजिकली लिंक का क्या मतलब होता है? जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने का क्या मतलब, मैं थोड़ी सी बातें आपको समझाता हूं। क्या हुआ था मेंडल के टाइम पर, फैक्टर हमें पता थे। फैक्टर किस पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ने बोला
लेकिन क्या एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा फैक्टर होगा? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है डिफरेंट लोकस। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, अब ये मैं कौन से फेज का बना रहा हूं आपको पता होना चाहिए। ये मैं जीवन फेज का बना रहा हूं अभी आपके लिए। तो अगर जीवन फेज में मेरे पास यहां कैपिटल टी है और यहां स्मॉल टी है, यहां कैपिटल आर है, यहां स्मॉल आर है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये दो अलग अलग लोकस हैं, है ना। ये दोनों जो हैं ये दो डिफरेंट लोकस हैं, दो डिफरेंट लोकस हैं। तो दो अलग अलग लोकस की जीन अगर एक ही क्रोमोसोम पर हो उसे हम लिंकेज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? लिंकेज का सिंपल मतलब समझो, जीन्स आर फिजिकली लिंक। फिजिकली लिंक का मतलब ये होता है कि जैसे मेरी बात समझो ध्यान से, मैंने एक अपने दोस्त को फोन किया, ध्यान से सुनो, बस सिर्फ सुनो ध्यान से, आपको सारा समझ में आएगा। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और फोन कह के कहा कि यार तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं। वो मैं यहां रह रहा हूं, वो हो सकता है लखनऊ में रह रहा हूं, ठीक है। एक मेरा दोस्त है जिसके मैं बगल में बैठा हुआ हूं और मैं कह रहा हूं कि टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं, ठीक है। तो जीन्स जो है वो फिजिकली साथ है। फिजिकली साथ का मतलब वो एक जगह प्रेजेंट है, उसे लिंकेज कह रहे हैं। सही है, उसे हम लिंकेज कह रहे हैं। मेरी बात समझो ध्यान से। अब लिंकेज जो होता है बेटा, उसका फर्क क्या पड़ता है उसको समझोगे एक बात में तो आपको मजा आ जाएगा सोच के। मैं ये कह रहा हूं कि जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड। फिजिकली लिंक्ड से फर्क कहां पड़ने वाला, इसको समझो। समझो, तो लिंकेज का मतलब है कि हमारे पास जीन्स जो है फिजिकली लिंक्ड है, मतलब दो अलग अलग जीन है ना एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। हमारे पास क्या हुआ था, टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, टीएच मॉर्गन ने बहुत सारे मैनी डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे। मैनी क्या परफॉर्म किए थे? डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे, बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए थे, ठीक है। किस पे? ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पे काफी सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए थे। अब मुझे सोच के बताओ, क्या लिंकेज मोनोहाइब्रिड में हो सकती है? भाई लिंक होने के लिए कम से कम डाई हाइब्रिड चाहिए, ट्राई हाइब्रिड चाहिए, टेट्रा हाइब्रिड चाहिए। तो इसी वजह से मॉर्गन ने बहुत सारे क्या कराए, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए ड्रोसोफिला में। उनका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं आया, है ना। जो रिजल्ट जो आया ना, रिजल्ट जो आया, रिजल्ट रिजल्ट वॉज नॉट 9331 की रेशियो में नहीं था। 9331 की रेशियो में रिजल्ट नहीं आया। अब वो क्या आया उस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या फर्क पड़ता है लिंकेज से, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज से एक्चुअल में इंपैक्ट किस पर आता है? गैमेट के नंबर पे, गैमेट की टाइप पर। मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ड्यू टू लिंकेज क्या होगा बेटा? ड्यू टू लिंकेज क्या होगा? जीन्स क्या करेंगी? जीन्स टेंड का मतलब कोशिश करेंगी, टेंड टू रिमेन टुगेदर, टेंड टू रिमेन टुगेदर किसके अंदर? किसके अंदर? इन गैमेट्स में। गैमेट्स में वो कोशिश करेंगी कि साथ रहे। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे आप देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना, आप देखो ध्यान से, हमारे पास ये मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है हमारे पास। मेरी बात सुनना ध्यान से। इस वाले क्रोमोसोम पे हमने क्या किया है, हमने यहां पर जीन लिख दिया, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने कैपिटल ए लिख दिया, यहां स्मॉल ए लिख दिया, यहां मैंने कैपिटल बी लिख दिया, यहां स्मॉल बी लिख दिया। यहां पर कैपिटल ए लिखा है, यहां पर स्मॉल ए, यहां पर कैपिटल बी लिखा है, यहां स्मॉल बी लिखा है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं नो लिंकेज। ये वो केस है जिसमें लिंकेज नहीं है, इसमें कोई लिंकेज नहीं है। आप समझो ध्यान से, अगर लिंकेज नहीं है तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, ये जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या आएगा? कैपिटल ए के साथ बी,
और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, ये जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से, यहां पर लिंकेज है, अगर यहां पर लिंकेज है, ये लिंकेज है, तो क्या होगा आप देखो, यहां पर कितने टाइप के गैमेट्स बने, 4 टाइप के गैमेट्स बने, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बने। और यहां पर लिंकेज होने की वजह से क्या हुआ, ए और बी साथ गया और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या हुआ, यहां पर कितने टाइप के गैमेट्स बने, 2 टाइप के गैमेट्स बने, 2 टाइप ऑफ गैमेट्स बने। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिंकेज का मतलब है ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हैं, ये दोनों सेम क्रोमोसोम पे हैं, इसकी वजह से ये दोनों साथ जाएंगे गैमेट्स में, देखो यहां आ गए, ये दोनों साथ जाएंगे। तो लिंकेज क्या करता है आप समझो, लिंकेज क्या करता है, गैमेट्स की संख्या घटा देता है, अलग अलग टाइप के गैमेट्स की संख्या, नंबर वो डिक्रीज कर देता है। कौन कर देता है, लिंकेज कर देता है, सही है। तो हमारे पास कितने टाइप के गैमेट्स बन गए, 4। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यस। और इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज। तो लिंकेज की वजह से क्या हुआ, जीन्स, जो जीन्स हैं वो साथ रहने की कोशिश करेंगे, टेंड टू रिमेन टुगेदर, मतलब ये दोनों साथ रहने की कोशिश कर रही हैं, ये दोनों साथ रहने की कोशिश कर रही हैं। यहां पर इंडी मतलब इसके साथ ये भी जा सकता है, इसके साथ ये भी जा सकता है, इसके साथ ये भी जा सकता है, इसके साथ ये भी जा सकता है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, पहले बता दो, डाउट पूछो बेटा, डांटने वाली बात नहीं, डाउट अपने पूछ सकते हो। लिंकेज क्या करता है, लिंकेज क्या करता है, समझो ध्यान से, लिंकेज क्या, ये क्रोमोसोम जीवन के हैं बिल्कुल, क्योंकि जीवन वाले क्रोमोसोम में अब मियोसिस होने के लिए G2 के बनाने पड़ेंगे, वो बना दूंगा। पर लिंकेज की वजह से क्या होगा, दोनों जीन एक साथ जाएंगे गैमेट में, गैमेट में दोनों जीन साथ जाएंगी। इस वजह से क्या होगा बेटा, इस वजह से हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू विच हमारे पास नंबर ऑफ गैमेट्स घट सकते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स क्या है, घट सकते हैं। गैमेट्स की टाइप क्या हो सकती है, कैन डिक्रीज, वो डिक्रीज हो सकती है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई? क्या लिंकेज वाली जीन्स अलग हो सकती है, पहले ये समझ बच्चे, लिंकेज वाली जीन अलग होती है क्रॉसिंग ओवर से, लेकिन वो टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब लिंकेज की वजह से क्या होता है ये समझ में आए। दोनों बातें एक साथ करने से कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो लिंकेज का मतलब समझो, जीन्स आर फिजिकली लिंक, फिजिकली का मतलब होता है वो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्लियर, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, लिंकेज बोल रहे हैं। क्या हुआ था बेटा, मेंडल को लिंकेज डिस्कवर नहीं हुई थी, वाई मेंडल इज एबल टू गिव इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल को लिंकेज डिस्कवर नहीं हुई थी, है ना। मेंडल जो था, मेंडल वॉज एबल टू गिव, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्यों दे पाए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों दे पाए थे, क्यों दे पाए थे, बिकॉज मेंडल नॉट ऑब्जर्व्ड लिंकेज, उनको लिंकेज मिली नहीं थी। अगर उनको लिंकेज मिल गई होती तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे नहीं, बाई चांस नहीं मिली, है ना। कहते हैं ना कि जो फॉर्च्यून जो है, जो किस्मत है, वो ब्रेव लोगों को क्या करती है बेटा, ब्रेव लोगों को हेल्प करती है, उसका ये एग्जांपल है, यस, उसका ये एग्जांपल है। क्रोमोसोम 1 पे लिंकेज, तो फिर प्लॉइडी क्या होगी, गैमेट की, क्यों प्लॉइडी में क्या दिक्कत आ रही है, गैमेट की प्लॉइडी का क्या मतलब होता है, गैमेट तो हैप्लॉइड होता है, यहां प्लॉइडी से क्या फर्क पड़ेगा बच्चे, गैमेट क्या होते हैं, इन दोनों में से एक चाहिए और इन दोनों में से एक चाहिए, तो ए और बी आ गया यहां पे, और स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया।
लिख लिया? लिख लिया? जल्दी बताओ बेटा। जल्दी करो। बेटा कई क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट आया होगा ना, एक दिन में रिजल्ट तो नहीं आएगा। कैपिटल ए स्मॉल ए गैमेट नहीं हो सकता। वान्या बच्चे, आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप सीरियस बताना। मैंने पहली क्लास से ही आपको समझाया है कि गैमेट होने के लिए, सुन ध्यान से, गैमेट होने के लिए इन दोनों में से एक चाहिए। मान लो आपके पास ये जीनोटाइप है, इसका क्या जीनोटाइप होगा मुझे बताओ। इसका जीनोटाइप ये है, ठीक है सर। इसका जीनोटाइप क्या होगा? ये होगा। बच्चे देखो ध्यान से, देखो पहले, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है। यहां लिंकेज है या नहीं है? तो गैमेट में क्या कैपिटल ए स्मॉल ए जा सकता बेटा? बता कैसे जाएगा? गैमेट में इन दोनों में से एक जाएगा तो ए आ गया, इन दोनों में से एक जाएगा बी आ गया। ए के साथ स्मॉल बी भी तो आ सकता है भाई। कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, ये तब पॉसिबल है जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे जिसमें लिंकेज नहीं है। अगर लिंकेज होगी तो ए और बी और स्मॉल ए स्मॉल बी एक दूसरे के साथ है। यस बच्चे, उनमें लिंकेज थी, उसे मिली नहीं। चले बेटा, लिंकेज मेंडल के एक्सेप्शन है, आ जाओ। अब देखो मैं आपको लिंकेज को एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आएंगी तो एक बार में आ जाएगा समझ में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझनी है तो बहुत फोकस करके सुनना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लिंकेज दे रहा हूं, ठीक है? सही, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिंकेज आपको समझा रहा हूं। और मैं आपको केस लेके दिखाऊंगा कि ये वाला केस है, ठीक है, और ये वाला केस है, ये आपको मैं लेकर दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनेंगे। लिंकेज को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। लिंकेज कैन बी स्टडीड बाय नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस, जैसा मेंडल ने कराया था। मेंडल ने क्या किया था? दो के बीच में क्रॉस करा के फिर सेल्फिंग करी थी। और हम टेस्ट क्रॉस से पढ़ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट क्रॉस से पढ़ सकते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। मेरे पास, ध्यान समझना, मेरे पास
पहला केस है कि लिंकेज नहीं है, मैं टेस्ट क्रॉस से आपको इसको पढ़ाऊंगा। केस 1 क्या है, हमारे पास कोई लिंकेज नहीं है, नो लिंकेज, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया है इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का, कोई लिंकेज नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको क्या पढ़ूंगा मुझे बताना। इसको मैं पढ़ूंगा टॉल राउंड, ध्यान से सुनना मैं जो करने वाला हूं, ठीक है। लिंकेज नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसका टेस्ट क्रॉस कराया, इसका मैंने क्या परफॉर्म किया, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया। देखते चलो ध्यान से, परफॉर्म किया टेस्ट क्रॉस। मैंने क्या बोला आपको, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं लिंकेज की। तो सबसे पहले नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस से भी पढ़ सकते हैं, टेस्ट क्रॉस से भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसका टेस्ट क्रॉस कराया। अब मुझे बताओ लिंकेज ना होने से क्या होगा, समझो। मेरे पास ये क्रोमोसोम है, इधर देखो मेरी तरफ देखो, ये मेरे पास क्रोमोसोम है। लिंकेज ना होने का मतलब है कि ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे। यही मतलब है कि यहां पर मेरे पास कैपिटल टी होगा, यहां स्मॉल टी होगा, यहां कैपिटल आर होगा, यहां स्मॉल आर होगा। यही मतलब है इसका लिंकेज ना होने का, ठीक है। इसके कितने गैमेट्स बनेंगे, इसके कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे। बोलो, 4 गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा टी आर, एक बनेगा टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बात समझ में आ रही है। ये बात समझ में आ रही है। पहले ये बताओ, मैं आपको सबसे पहला केस पढ़ा रहा हूं, लिंकेज नहीं है, और टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट दिखाऊंगा आपको क्या आएगा। अब देखो जरा, मैंने टेस्ट क्रॉस कराया, मैंने इसको क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट से। ये क्या है मुझे बताओ, सर ये टॉल राउंड है। ये क्या है, सर ये ड्वार्फ रिंकल्ड है। ये क्या है, ड्वार्फ रिंकल्ड है। अब इसका, इसके गैमेट्स कितने आएंगे, देख बेटा, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसके रिजल्ट में क्या आएगा, देख ध्यान से, देख ध्यान से, देखिए बच्चे, इसके रिजल्ट में सबसे पहले मैंने इसके गैमेट्स लिखे यहां पर। ये जो गैमेट्स है ना, ये वाले लिख दिए यहां पर, टी आर, टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये लिख दिए। इसके आपको पता है गैमेट्स क्या आएंगे, इस वाले का एक ही गैमेट आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ इसको क्या, आपको ये बात समझ में आई, इसका एक गैमेट बनेगा, इसका सिर्फ एक गैमेट बनेगा, और इसके 4 गैमेट बनेंगे। तो टोटल 4, इसके 4 गैमेट लिख दिए, फिर इसका एक गैमेट लिख दिया। इसको क्या लिखूंगा बताओ, इस वाले को, इसको लिखूंगा टॉल राउंड, और इस वाले को क्या लिखूंगा, ड्वार्फ रिंकल्ड। इस बात में कोई दिक्कत। अब आप ध्यान से देखो, ये जो बीच में मैंने लिखे हैं, ये मेरे पास टॉल रिंकल्ड है, और इसको हम कह रहे हैं ड्वार्फ राउंड। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स हैं। तो जो जनरेशन आई ये दोनों, ये वाली आई पेरेंटल, पेरेंट जैसी, ये वाली आई पेरेंटल। अब जरा ध्यान से देखेंगे, टॉल के साथ रिंकल्ड आ गया, ड्वार्फ के साथ राउंड आ गया, टॉल के साथ रिंकल्ड, ड्वार्फ के साथ राउंड। इनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। क्या इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, कुछ नया बन गया। टॉल राउंड को क्रॉस कराया ड्वार्फ रिंकल्ड से, तो टॉल के साथ रिंकल्ड और ड्वार्फ के साथ राउंड, इन्हें रिकॉम्बिनेंट बोल दिया। पेरेंटल का एक और नाम होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या नाम होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट नाम होता है। इसका एक और नाम होता है बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट नाम होता है। इतनी चीजें समझ में आ रही है, इतनी चीजें समझ में आ रही है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर हमारे पास लिंकेज नहीं है
तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई तो हमारे पास क्या आया, ये एक आएगा, ये भी एक आएगा, ये भी एक आएगा, ये भी एक आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, 4 में ये 2 हैं और 4 में ये 2 हैं, तो मेरे पास 50% 50% मेरे पास क्या आ गए, पेरेंटल आ गए, और 50% मेरे पास क्या आ गए, रिकॉम्बिनेंट आ गए। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? 50% यहां पर मेरे पास ये क्या आ गए, रिकॉम्बिनेंट आ गए। ये वाले 50% क्या है मेरे पास, पेरेंटल आ गए। 50% पेरेंटल कैसे आ गए, इनकी इसको और इसको मिलाकर बोल रहा हूं। देखो ऐसे समझो, ये टोटल 4 हैं, टोटल इनकी रेशियो क्या आ रही है, 1:1:1:1:1। इसका मतलब ये 1 और ये 1 पेरेंटल है, ये वाला 1 और ये वाला 1 रिकॉम्बिनेंट है। तो 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट आते हैं जब टेस्ट क्रॉस करते हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये कौन सा केस है, जब लिंकेज नहीं है। अगर मैं केस 2 लेता हूं, समझो मेरे पास 50% क्या आ गए बेटा, ध्यान से देखो रिजल्ट क्या आया है। मेरे पास 50% क्या आए हैं, पेरेंटल आए हैं, जिन्हें नॉन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। और मेरे पास 50% क्या आए हैं, मेरे पास रिकॉम्बिनेंट आए। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट क्या है, जैसे टॉल के साथ रिंकल्ड जाना और ड्वार्फ के साथ राउंड जाना, इसे रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। अब केस 2 क्या है, केस 2 है बेटा मेरे पास, केस 2 क्या है, केस 2 मेरे पास है लिंकेज है, लिंकेज प्रेजेंट। अगर लिंकेज प्रेजेंट होगी मेरे पास, सुनना ध्यान से, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं इसी के लिए बात कर रहा हूं। मान लो लिंकेज है, अगर लिंकेज होगी तो इसका सीधा मतलब है कि इसके पास एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन प्रेजेंट होगी। बताओ, एक ही क्रोमोसोम पर यहां पर टी होगा और यहां आर होगा, यहां स्मॉल टी होगा, यहां स्मॉल आर होगा। यह बात समझ में आ रही है? एक ही क्रोमोसोम पर। इसको मैंने टेस्ट क्रॉस करा दिया, ये क्या करा दिया, टेस्ट क्रॉस करा दिया। अब आप बताओ इसके गैमेट कितने बनेंगे? इसके 2 गैमेट बनेंगे, टी और आर, और क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। 2 गैमेट बनेंगे। इसके कितने गैमेट बने, 2 गैमेट बनेंगे। सही है, कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे। कौन से 2 बने बताओ, कौन से 2 बने? टी के साथ आर, कुछ गड़बड़ है ना? हाँ, तो मेरे को गलत जैसा क्यों फील हो रहा है? देखो, वो लिंकेज नहीं, गड़बड़ हो गई। अलग अलग लोकस पे कैसे चला गया टी और स्मॉल टी? लोकस तो सेम होना चाहिए। हाँ, तुम बता भी नहीं रहे हो। टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। यस, तो 2 ही गैमेट बनेंगे, टी आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। और इसके कौन से बनेंगे, एक ही बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये टॉल राउंड है, ये मेरे पास टॉल राउंड है, और ये ड्वार्फ रिंकल्ड है, इनके क्रॉस से जो रिजल्ट आया, क्या आया, टॉल राउंड आया और आया ड्वार्फ रिंकल्ड। क्या आप ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मेरे पास 100% पेरेंटल आ गए, रिकॉम्बिनेंट 0% है। तो अगर आपसे पूछा जाए, लिंकेज एक काम जरूर करती है, क्या लिंकेज करती है? ऑब्जर्वेशन सुनो, ऑब्जर्वेशन ये है बेटा, ऑब्जर्वेशन ये है कि लिंकेज क्या करती है, लिंकेज रिकॉम्बिनेंट डिक्रीज करती है। लिंकेज क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डिक्रीज करती है। एंड इंक्रीज करती है क्या, पेरेंटल, और उसको कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ बस।
लिंकेज ये काम करती है, आप समझो ध्यान से, बोलो। ये मैं टेस्ट क्रॉस के लिए पढ़ा रहा हूं, नॉर्मल डायहाइब्रिड में कुछ भी आए, पर रीक हमेशा एक अपने दिमाग में, एक पहला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ये बिठाओ, लिंकेज की वजह से मेरे पास पेरेंटल बढ़ जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट घट जाते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पहले देख लो अच्छे से। टेस्ट क्रॉस इसका करा रहे हैं, इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम पे है। कितने गैमेट्स बनेंगे? 4, वो लिख दिए 4 यहां पे। इसका कितना बनेगा? 1। तो मेरे पास टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल में टॉल के साथ रिंकल, ड्वार्फ के साथ राउंड, इन्हें रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। पेरेंटल वाले का एक और नाम है नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर लिंकेज है तो वो क्या करती है, समझो, वो पेरेंटल बढ़ा देती है, रिकॉम्बिनेंट घटा देती है। बच्चे एक चीज और समझ ध्यान से, एक बच्चे ने पूछा है, ध्यान सुनेंगे, एक बच्चे एक एक मैं पूछूंगा, देखें तुम्हारा डाउट बहुत जेन्युइन है, इसलिए मैं बता भी रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बताता। बच्चे मैं थोड़ा सा आज और थोड़ा सा आपको डांट दिया, डांटना नहीं चाहिए था, सॉरी। अब सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक बच्चे ने पूछा है कि जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, सर आप ये तो कह रहे हो कि कैपिटल टी और यहां पर कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, यहां लिंकेज है, दिख रहा है सबको? लिंकेज है, लिंकेज है। और अगर लिंकेज नहीं होती तो क्या होता? लिंकेज नहीं होती तो क्या होता? ऐसा होता, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इतनी बात समझो, यहां लिंकेज है, इस वजह से 2 गैमेट हैं, टी आर स्मॉल टी स्मॉल आर। लिंकेज नहीं है तो कितने गैमेट है? टी आर टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। डाउट सुनो ध्यान से, क्या है डाउट? ये है उस बच्चे का कि सर क्या इसमें भी लिंकेज है? इसमें मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब जरा देखते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, मान लो लिंकेज है तो गैमेट कितना बनेगा? सर ये दोनों साथ आ जाएंगे, स्मॉल टी। मान लो लिंकेज नहीं है तो इसके साथ ये आए चाहे इसके साथ ये आए तो भी तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि होमोजाइगस में लिंकेज हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, और नॉट कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क कब पड़ता है? जब हेट्रोजाइगस हो। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये वाला चीज पकड़ी तुम लोगों ने? ये वाली बात पकड़ी तुम लोगों ने? अर्चित, मतलब लिंकेज का फर्क तभी पड़ता है जब ये हेट्रोजाइगस होगा, नहीं तो फर्क कैसे पड़ेगा? मान लो यहां भी कैपिटल टी होता और ये, सॉरी, यहां भी कैपिटल आर और कैपिटल टी होता, तो क्या फर्क पड़ता? टी आर यहां हो या टी के साथ ये कैपिटल आर यहां हो? फर्क तब पड़ेगा जब हेट्रोजाइगस हो। इतनी बात अगर आप पकड़ पा रहे हो तो बहुत सही है, लिख लो इसको एक बार। यस, लिंकेज, सुन ध्यान से, लिंकेज रिकॉम्बिनेंट घटाती है। अब हम एक चीज पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर। हम एक चीज पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर। वो क्या करेगी? वो रिकॉम्बिनेंट बढ़ाएगी। तो कैसे बढ़ाएगी वो हम देखेंगे। यस, इफ फैक्टर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, सुन, इफ फैक्टर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम लिंकेज बोलेंगे, ट्रू बोल सकते हैं। पर फैक्टर किसके? डिफरेंट कैरेक्टर के, सेम कैरेक्टर के नहीं। मोनू वर्मा, ठीक है बच्चे। रिकॉम्बिनेंट नॉट फॉर्म बोलना ठीक नहीं है, रिकॉम्बिनेंट कम बनते हैं लिंकेज की वजह से, वो बताऊंगा मैं तुझे कैसे।
लिख लिया बेटा? रिकॉम्बिनेंट कम बनने से फायदा है नहीं है वो एक अलग चीज है, ये फायदे नुकसान के लिए नहीं हो रहा है। नेचर तू समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक लग्जरी है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनना, और उसके लिए डिफरेंट क्रोमोसोम पे होना पड़ेगा। अगर आपने ये लिख लिया तो आगे चलेंगे, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं उसको हम समझते हैं, फिर लिंकेज से उसका क्या फर्क पड़ेगा समझेंगे। आ जाओ देखें क्रॉसिंग ओवर, ये समझ में आ गया। लिंकेज का केस 1 केस 2। अब जरा ये देखो क्रॉसिंग ओवर क्या, इधर देखो मेरी तरफ देखो, क्रॉसिंग ओवर क्या है। ये लिंकेज दिख रही है आपको सबको? यहां पे सबको लिंकेज दिख रही है, ए है, यहां ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी है, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल बी है, यहां स्मॉल बी है। ठीक है, अब मैं जो बोलूंगा उसको समझना। उससे पहले मैं चाहूंगा ये भी बना दूं आपके लिए ताकि आपको डाउट ना रहे। कौन बच्चा बताएगा इसमें और इसमें क्या गड़बड़ है? यहां ए है, यहां ए है, यहां बी है और यहां बी है, सॉरी ये G1 फेज का है, ये किसका है? G2 फेज का। समझ में आ रहा है? ये सब G2 फेज का है। तो यहां पर मैं एरो लिख के यहां एस फेज लिख सकता हूं। यहां क्या लिख दिया मैंने? एस फेज लिख दिया। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, यस, और इसको क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर। अब जरा समझो, अगर मेरे पास लिंकेज है, लिंकेज प्रेजेंट, और कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो, नो क्रॉसिंग ओवर, तो गैमेट क्या आएगा बताओ? गैमेट क्या आएगा? इधर देखो, ए के साथ बी और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, ये आएगा। अब जरा ये देखो, हमारे पास ये वाला पार्ट, सुनना ध्यान से, ये वाला पार्ट यहां चला जाए और ये वाला पार्ट यहां चला जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो क्या होगा? देखो, ये यहां चला गया और ये यहां आ गया, ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गई। और यहां पर मेरे पास, ध्यान देना बेटा, यहां पर मेरे पास, यहां पर मेरे पास, इसको बदल देते हैं अब, तो मेरे पास ये ए और बी रहेगा ही। यहां कैपिटल ए के साथ क्या आ जाएगा? स्मॉल बी। यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल बी है, यहां कैपिटल बी आ गया। अब कितने गैमेट होंगे आपको पता है? ये जाएगा एनाफेज में, फिर ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये अलग गैमेट में, ये अलग गैमेट में, ये अलग गैमेट में। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो क्रॉसिंग ओवर क्या करता है? रिकॉम्बिनेंट बढ़ा देता है। ए बी, सही है, और स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये और ये तो आएगा ही। इसके अलावा क्या आ रहा है? कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो गैमेट्स बढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि अगर अगर लिंकेज प्रेजेंट है, अगर हमारे पास लिंकेज प्रेजेंट है, लिंकेज प्रेजेंट है और क्रॉसिंग ओवर हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो क्या होगा? तो मेरे पास रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले बस ये बता दो, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बता दो बस।
आपको यह समझ में आ रहा है कि लिंकेज की वजह से पेरेंटल बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर होता है इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज, ये यहां, उससे मेरे पास ये रिकॉम्बिनेंट वाले बनते हैं। अब क्या है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉसिंग ओवर। बेटा क्रॉसिंग ओवर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझो, जहां से आपको चीजें और क्लियर होंगी। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सुनना ध्यान से। आ रही है, कहां से गायब हुआ था ये बता दो बस। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि नहीं? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, बताओ। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया?
अरे यार सॉरी, यार क्या हो रहा है, फिर रिपीट कर दूं? देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये एस फेज है। मैंने क्या पढ़ाया सुनो ध्यान से, G1 और इसमें फर्क समझ में आ रहा है G2 में? अब तो आ रही होगी आवाज, जब भी नहीं आ रही भाई, अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ अब आ रही है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं सुन ध्यान से, मैं तुझे कह रहा हूं कि एक्सचेंज इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो मेरे पास कितने टाइप के बनेंगे? दो टाइप के। क्रॉसिंग ओवर का मतलब यह है कि इनके बीच में यहां एक्सचेंज ना हो, और अगर इनके बीच में यहां कट लग गया होता तो मेरे पास कितने टाइप के बन गए? चार टाइप के बन गए। हम ये लिख रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर एक इवेंट है जो पैकेटीन में होता है, मियोसिस में। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। मतलब क्या हुआ, ये लिंक जीन के बीच का कितना डिस्टेंस है। आप खुद से देखो ना, मान लो कट यहां से लग जाए, यहां से और यहां से लग जाए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कट कहां से लगना चाहिए? इन दोनों के बीच में लगना चाहिए, यहां से। अगर यहां से कट लगेगा, इसके चांस कम है ना। इसके कंपैरिजन में मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, जिनके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। मान लेते हैं यहां ए है और यहां बी है, यहां ए है, यहां बी है, यहां स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, यहां स्मॉल ए है, स्मॉल बी है। अब खुद से देखो, क्या यहां एक्सचेंज होने के ज्यादा चांस नहीं है बीच में से कट लगने के? तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, मोर डिस्टेंस है, तो क्या मोर चांस होंगे क्रॉसिंग ओवर के? मोर चांस होंगे किसके? क्रॉसिंग ओवर के ज्यादा चांस नहीं होंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चांस पे काम कर रहा है। क्रॉसिंग ओवर एक बाई चांस इवेंट होता है ना। अब उसका होना डिपेंड किस बात पे करता है? डिस्टेंस पे। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ये देखो, ये डिस्टेंस कम है तो इसके बीच में कट लगने के चांसेस कम है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा चांस है क्रॉसिंग ओवर के। अगर क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांस ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आई किसी को? खुद से देखो। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब यह है कि लेस रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, लेस रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। और अगर मेरे पास ज्यादा डिस्टेंस है तो मोर रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। ठीक है, मोर रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। यहां तक समझ में आ गई? बेटा ए और बी दोनों ही चेंज हो जाए, मेरी बात सुन ध्यान से। अगर मैं यहां से एक्सचेंज कर दूं, यहां से पूरा उठा के यहां रख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ए और बी साथ है। क्रॉसिंग ओवर का फर्क तब पड़ता है जब दो लिंक जीन के बीच में से कट लगे, नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन है जो लिंक है। अब उनके नए कॉम्बिनेशन कब बनेंगे? जब उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। मान लो एक जीन इतनी ज्यादा पास है कि उसके बीच में कभी कट लग ही ना पाए, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो दो जीन हमेशा साथ जाएंगी। इसका मतलब उनके बीच में टाइट लिंकेज है। कैसी लिंकेज है? टाइट लिंकेज है। यस और नो? लोकस क्यों चेंज कर, कहां लोकस चेंज कर दिया बेटा? ये लोकस इसलिए चेंज करा मैं डिस्टेंस दिखाने के लिए। जैसे मैंने क्या किया है, यहां पर दिखाया है कि डिस्टेंस कम है दोनों में, यहां दिखाया है डिस्टेंस ज्यादा है, इस तरीके से किया है। यस। अच्छा मैंने यहां चेंज कर दिया, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ओए हो, अच्छा ये, तभी मैं कहूं कि तुम क्या लिख रहे हो। अच्छा ये गड़बड़ हुई है। हाँ बच्चे, ये ए आएगा और यहां स्मॉल बी आएगा। हाँ हाँ हाँ, देख लिया मैंने। बच्चे मैं क्या कह रहा हूं समझो, एक बार फिर रिपीट करते हैं जिन लोगों को कम समझ में आए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं
कि आपके पास ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, ठीक, ऐसी एक ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम। अब ये बताओ कौन से फेज का, ये G2 फेज के हैं क्योंकि दोनों में दो दो सिस्टर क्रोमेटिड है। हम ये कह रहे हैं कि यहां A है तो यहां A होगा, यहां स्मॉल a, यहां स्मॉल b होगा। यहां मान लेते हैं कैपिटल B है, यहां कैपिटल B है, सॉरी यहां कैपिटल B है, ठीक है। यहां मान लो कैपिटल B है तो यहां कैपिटल B है, यहां स्मॉल b है, यहां स्मॉल b है। अब ये देखो, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर कुछ गड़बड़ हुई है ना, यहां स्मॉल a है, यहां कैपिटल B, स्मॉल b, स्मॉल a। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है ये पार्ट एक्सचेंज होगा। अब क्रॉसिंग ओवर एक रैंडम इवेंट है क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो यहां कट लगना बीच में कम चांस है। क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इनके बीच में कट लगने के चांस ज्यादा है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, आपस में एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा। ये पढ़ा रहा हूं सिर्फ मैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये पढ़ा रहा हूं। तो मैं यही चीज आपको कह रहा हूं बच्चे कि हमारे पास जितने ज्यादा चांस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा चांस होंगे। समझो इस बात को। देखो आप अगर इस चीज को ऑब्जर्व कर सको, अब मैंने क्या बोला है, मैंने जो बात बोली उसको मैं लिखता हूं। देखो मैंने लिखा केस 1, मैंने लिखा केस 1 में क्या लिखा याद करो, मैंने केस 1 में क्या लिखा याद करो, केस 1 में क्या लिखा, मैंने लिखा नो लिंकेज। अगर लिंकेज नहीं है तो क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है तो मेरे पास 50% पेरेंटल आ रहे हैं और 50% क्या आ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा केस 2, मैंने लिखा लिंकेज है, लिंकेज है पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। तो उस केस में क्या हो गया, मेरे पास 100% क्या आ गए, 100% क्या आ गए पेरेंटल और 0% क्या आ गए रिकॉम्बिनेंट, 0% क्या आ गए रिकॉम्बिनेंट आ गए। केस 3, केस 3, ठीक है, केस 3, केस 2 में कहां, केस 2 में बेटा, अच्छा क्या दिक्कत आ रही है, सही तो है ये, तुम इसकी बात कर रहे हो, ये तो क्रॉस के रिजल्ट है बच्चे, ये वाला कह रहे हो, ये तो टेस्ट क्रॉस करा के उसी का रिजल्ट यहां लिख रहा हूं बच्चे, उसी का रिजल्ट यहां लिख रहा हूं ना, ये वही तो लिख रहा हूं। अगर मान लो लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो उसमें क्या होगा बच्चे, रिकॉम्बिनेंट आएंगे, पेरेंटल जो होगा घट जाएगा, पेरेंटल जो होगा वो डिक्रीज होगा और रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज याद रखो, पहले समझो इस बात को, एक चीज याद रखो, आपको ये बात समझनी है कि पेरेंटल की ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू, आप समझो, अगर पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू ये है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास पेरेंटल जो होते हैं, पेरेंटल जब भी आते हैं वो आते हैं 0% से लेकर, सॉरी पेरेंटल किसके बीच में आते हैं बेटा, 50% से लेकर 100% के बीच में आते हैं। और रिकॉम्बिनेंट किसके बीच में आते हैं, रिकॉम्बिनेंट किसके बीच में आते हैं, 0% से लेकर 50% के बीच में आते हैं।
ये वाला जो केस होता है ना, ये वाला केस जो 50% वाला है, ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सही है, मैं यहां से लिख देता हूं इसको। रिकॉम्बिनेंट कैसे आते हैं बच्चे? 50% ये मैक्सिमम है और 0% क्या है, ये मिनिमम है, कि कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं आया। ये वाली वैल्यू इसकी मिनिमम है और ये वाली वैल्यू इसकी मैक्सिमम है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि ये मिनिमम वैल्यू इस 50 की तरफ कब बढ़ती है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे लिंक जीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब मान लो मैं कोई और जीन बना दूं जिसका डिस्टेंस ज्यादा हो, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बढ़ते हैं। पर वो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 50% वो के, देखो आप समझो इस बात को, ये एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट कम आएंगे। किसके क्लोज आएंगे? जीरो के। और कम है और क्लोज आएंगे। जीरो कब आएंगे? कि दो जीन इतनी ज्यादा पास है कि इसके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। मेरी बात समझो, अगर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू 50% होती है। किसकी? रिकॉम्बिनेंट की। क्यों होती है 50%? क्योंकि 50% वो केस है जब वो दूसरे क्रोमोसोम में है। अब मान लो दो के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ जाए कि वो दूसरे क्रोमोसोम पे ही चला जाए, तब 50 है। तो इसका मतलब हमारे पास, आप समझो ध्यान से, हमारे पास क्या है? 0% मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम ये समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट किस पे डिपेंड करती है? चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है किस पे? चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे। आप इस बात को पकड़ो पहले, किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करती है ना? और वो डिपेंड करता है, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन पर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा चांस है क्रॉसिंग ओवर के, उतने ज्यादा परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट का बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार सोचो ध्यान से। केस वन, लिंकेज है ही नहीं, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पे है, तो उसमें मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट आए हैं 50 और पेरेंटल मिनिमम 50 है। लिंकेज पेरेंटल बढ़ाती है, कितना बढ़ा सकती है? मान लो क्रॉसिंग ओवर हो ही ना, तो लिखा है ना नो क्रॉसिंग ओवर, इसका मतलब पेरेंटल 100 रिकॉम्बिनेंट 0। लेकिन अगर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हो, और ये क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिपेंड ऑन डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो पेरेंटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। किसके बीच में आएगा? 50 से 100 के बीच में आएगा। और आप समझ रहे हो, डिक्रीज होगा। और रिकॉम्बिनेंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। पर कभी भी क्या होगा? बट लेस देन 50 होगा, लेस देन 50% होगा, और ये मोर देन 50% होगा। किसको किसको ये समझ में आया? मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा इसको एक बार, किसको किसको समझ में आया ये? फिर एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझ आया? बॉक्स वाला रिपीट कर देते हैं। अच्छा, एक बार करता हूं, फिर से करता हूं। बैक स्लाइड दिखा, एक बार लिख लो इसको, फिर मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करेंगे एक्सप्लेन। एक बार लिख लो, ये दोनों स्लाइड लिख लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। एक बार दोनों स्लाइड लिख लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। एक बार थोड़ा दिमाग सही करके लिख लो दोनों, फिर एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, बॉक्स वाला रिपीट करूंगा। अजीमा क्या नाम है बच्चे? हाँ करूंगा। हरिओम जी, आज डांट खा ली बेटा, सॉरी, इतना नहीं आपको बोलना चाहिए था।
लिख लिया बेटा, लिख लिया? हाँ, एक नेक्स्ट स्लाइड लिख लो एक बार, ये वाली लिख लो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा और 2 मिनट देना मुझे समझाने के लिए, है ना? मैं बहुत समझाऊंगा। चल एक बार रुक जा बच्चे, अंबुज बता रहा हूं बच्चे, रुक जाओ। ठीक है, कोई नहीं, हरिओम पढ़ाई कर बच्चे। राजा बाबू अभी 2 मिनट दे बस, इसको लिख ले फिर मैं समझाऊंगा इसको। लिख लो एक बार, ये डायग्राम तो आपने बना लिया है। हाँ, जल्दी। हो गया, डन है? हाँ, मैं थर्ड केस में कैसे घटेगा वो सारी बात बता रहा हूँ। एक छोटा सा मुझे टाइम दो बस, थोड़ा सा मैं चीजें समझा पाऊंगा आपको। सुनना ध्यान से। एक सेकेंड देना बस, ध्यान से देखना। मैंने यही तो आपको समझा, ये टी है, यहाँ स्मॉल टी है ना? यही पढ़ा है ना आपको? यहाँ टी है, फिर यहाँ कैपिटल टी होगा, फिर यहाँ पे स्मॉल टी होगा, ऐसे करके। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, पहले पूरी बात समझना ध्यान से। देखो, मैंने आपको सबसे जो पहला केस बताया, केस 1 में आपको क्या बताया पहले ये बताओ। केस 1 इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है? यस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हुआ है आपको अगर याद आ रहा हो थोड़ा बहुत भी, कुछ ऐसा केस नहीं है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इधर देख बच्चे, कुछ इस तरीके का केस है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमारे पास कुछ इस तरीके का केस है। देखो, इस तरीके का केस है कि हमारे पास ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है। अगर यहां पर कैपिटल टी है, यहां कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है, यहां स्मॉल टी है,
यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। इसकी वजह से जो गैमेट्स बने वो 4 बने थे। कौन कौन से? टी आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। कहां गया? चार गैमेट बने थे। इस बात में कोई डाउट है किसी को? ये बताओ। ठीक है। और इन गैमेट्स की वजह से रिकॉम्बिनेंट आया था, और ये वाले मेरे पास क्या थे? पेरेंटल। मैं आपको सिर्फ ये क्या था? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। फिर हमने क्या किया? केस 2 बनाया। केस 2 में हमने क्या किया था? लिंकेज बता दी थी। अब लिंकेज क्या होती है बेटा? कुछ ऐसा होता है, सुनना। लिंकेज कुछ ऐसा है कि हमने इस तरीके से दिखा दिया, हमने इस तरीके से दिखा दिया। तो यहां पर हमने क्या दिखा दिया? टी दिखा दी। यहां टी है, यहां स्मॉल टी स्मॉल टी, यहां कैपिटल आर, यहां स्मॉल आर स्मॉल आर। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां स्मॉल टी है मान लो। तो हमने बोला लिंकेज की वजह से ना दो ही गैमेट बनेंगे, ये दोनों साथ जाएंगे, ये दोनों साथ जाएंगे। और हमने लिखा भी कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो गैमेट कौन से आएगा? टी के साथ आर आ गया, ये वाला, और स्मॉल टी, ये एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं, तो टी और आर ही तो रहेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये दोनों क्या है? पेरेंटल है। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं आया। सही है। तो अगर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर ना हो तो रिकॉम्बिनेंट आएगा नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर जो है एक बाई चांस इवेंट है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और यहां पर मैंने ये बना दिया, ये इस तरीके से बना दिया। यहां पर मेरे पास ये सेंट्रोमियर है। मैं ये कह रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर जो है, जैसे ये टी है और ये आर है, यहां क्या है? कैपिटल टी है, यहां कैपिटल आर है, यहां स्मॉल टी है, यहां स्मॉल आर है। मैं ये कह रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर एक बाई चांस इवेंट, और वो किसके बीच में होती है? इनके बीच में होती है सिर्फ। तो 50% पेरेंटल तो इधर साइड से आना ही है, और रिकॉम्बिनेंट जो है वो कब आएगा? जब एक्सचेंज होगा। यस और नो? और ये एक्सचेंज डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है। जितना ज्यादा डिस्टेंस है, चांस है कि इसके बीच में से कट लगेगा। हम ये कह रहे हैं कि लिंक जीन जो होती है, कई बार डिस्टेंस कम भी होता है। जैसे मान लो मैं एक क्रोमोसोम आपको बना के दिखा दूं ऐसे, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, इस पर मैंने लिंक जीन बना दी। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, यहां पर कैपिटल डी है, यहां कैपिटल ए है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इनका इनका रिकॉम्बिनेंट कम बनेगा, इसका ज्यादा बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। मैंने ये बात बोली। अब ये बात मैंने बोली कि ये दोनों दो एक्सट्रीम केस हैं, कि लिंकेज ना होना मतलब अलग क्रोमोसोम पे होना। तो वहां पर आपके पास पेरेंटल कितना है? 50%। और रिकॉम्बिनेंट कितना है? 50%। ये भी एक एक्सट्रीम केस है कि क्रॉसिंग ओवर ना हो। क्रॉसिंग ओवर होती जरूर है, पर वो डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस है। तो मान लो यहां पर कितना आ गया? पेरेंटल 100% आ गया, और रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया? 0%। इसका मतलब लिंक जीन के बीच में रिकॉम्बिनेंट तभी आएगा जब क्रॉसिंग ओवर हो, और क्रॉसिंग ओवर होने के लिए डिस्टेंस मैटर करता है। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मान लो इतना ज्यादा ही डिस्टेंस हो जाए कि दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाए, उसको क्या बोलोगे आप? दूसरे ही क्रोमोसोम पे चला गया, तो इसका मतलब बहुत डिस्टेंस हो गया। तो उसमें भी रिकॉम्बिनेंट 50% आ रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये तो आना ही, उसमें रिकॉम्बिनेंट 50% आ रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कि दूसरे ही क्रोमोसोम पे है, और ये पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि अगर लिंकेज होगा तो ये साइड वाले दोनों तो आने ही हैं। रिकॉम्बिनेंट डिपेंड करता है कि इनके बीच में एक्सचेंज होगा कि नहीं। मुझे बताओ, ये कैपिटल टी आर और ये तो नहीं है। अब क्या है? एक्सचेंज होगा तो रिकॉम्बिनेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू 50% रहती ही है। मैक्सिमम वैल्यू 100% कब जाती है? जब इतनी पास है जीन की उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही ना, जिसे हम टाइट लिंकेज या कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। सही है। अब हम यहां पर यह कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज अ बाई चांस इवेंट। वो डिपेंड करता है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर कम डिस्टेंस है तो नहीं आएगा, कम रिकॉम्बिनेंट आएंगे। ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आएंगे। ये पढ़ा रहा हूं। तो हमने ये देखा दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं।
हमने कहा कि पेरेंटल मिनिमम इतना आ सकता है, मैक्सिमम इतना आ सकता है। पेरेंटल मिनिमम कितना है, पेरेंटल कितना है 50%, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम कितनी आ सकती है पेरेंटल की, 100% आ सकती है। ठीक है सर। अब मैंने बोला कि पेरेंटल 100% कब आएगा, जब कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो, इतनी पास हो। सही है ना। अच्छा, फिर मैंने बोला रिकॉम्बिनेंट 50%, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कब, जब दूसरे क्रोमोसोम पे हो। उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है रिकॉम्बिनेंट की, 0। कब, जब कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट 0 से 50 के बीच में आएगा और पेरेंटल 50 से 100 के बीच में आएगा। ये बात समझ में आ रही है भाई। पेरेंटल की मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब क्रॉसिंग ओवर ही ना हो, जीन इतनी पास हो। मिनिमम वैल्यू कब है पेरेंटल की, जब दूसरे क्रोमोसोम पे हो। सेम रिकॉम्बिनेंट के लिए, रिकॉम्बिनेंट की 0 वैल्यू कब है, जब इतनी ज्यादा पास है। और मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब दूसरे क्रोमोसोम पे, क्योंकि वहां रिकॉम्बिनेंट बन नहीं है। अब हम इसका मतलब ये हुआ रिकॉम्बिनेंट 0 से 50 के बीच में आएंगे। अब ये कितने आएंगे डिपेंड किस बात पे करेगा, मैं किस जीन को देख रहा हूं। मान लो मैं इनको देख रहा हूं तो इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, तो मान लो मेरे पास 15% क्या आ गए, 15% आ गए रिकॉम्बिनेंट, तो पेरेंटल कितने आएंगे, फिर वो 85% हो जाएंगे। तो जैसे ही रिकॉम्बिनेंट 0 से 50 की तरफ जाएगा वैसे पेरेंटल घटेगा। पर पेरेंटल कभी 50% से कम नहीं आ सकता और रिकॉम्बिनेंट कभी 50% से ऊपर नहीं आ सकता। 50% भी आ रहा है तो वो लिंकेज है ही नहीं। लिंकेज आने के लिए रिकॉम्बिनेंट 0 से 50 के बीच में आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास दो जीन दे रखी हैं, एक दे रखी है ए और बी और एक दे रखी है पी और क्यू, इनके बीच में रिकॉम्बिनेंट 10% है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेंट जो है वो 15% है। इसका मतलब पी और क्यू के बीच में ज्यादा दूरी है एज कंपेयर टू ए और बी के बीच में। ये पढ़ रहे हैं हम। बोलो। हम कह रहे हैं कि पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू 50 क्यों है, क्योंकि पेरेंटल बेटा रिकॉम्बिनेंट कब बनता है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। ठीक है, सही है। तो उस वक्त पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कब आएगी, जब लिंक जीन हो और क्रॉसिंग ओवर ना हो। क्लियर है। अच्छा, लिंक जीन हो क्रॉसिंग ओवर ना हो तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट लिंकेज या टाइट लिंकेज। तुम्हारी एनसीईआरटी में दो रिकॉम्बिनेंट दे रखे हैं, एक का 1.3 और एक का कुछ 32.7 ऐसे करके दे रखा है। जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा वहां रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, कुछ आया? बेटा ये G2 क्रोमोसोम G2 के बाद ही दिखेंगे मियोसिस में, ये चीज कह रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, ध्यान सुनेंगे। कुछ ऑब्जर्वेशन, अगर कोई लिंकेज नहीं है देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। टेस्ट क्रॉस में पेरेंटल कितने आएंगे 50% और रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे 50%। इफ लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर ना हो तो पेरेंटल कितने आएंगे बेटा, पेरेंटल कितने आएंगे 100% और रिकॉम्बिनेंट 0%। क्रॉसिंग ओवर अकर इन कौन से फेज में, इन पैकेटीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रॉसिंग ओवर कैन इंक्रीज recombinant type, can decrease parental type। पेरेंटल की मैक्सिमम वैल्यू 100%, मिनिमम वैल्यू 50%, रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 50%, मिनिमम वैल्यू 0%। तो अगर आपसे कोई कहे कि लिंकेज की टाइप, ध्यान सुनेंगे, अगर आपसे कोई कहे कि लिंकेज की टाइप, मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि इफ जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड, अगर जीन्स हमारे पास क्लोजली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेंट कितना होगा, जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड और टाइटली लिंक्ड, तो रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, रिकॉम्बिनेंट क्या आएंगे, लेस आएंगे। क्लियर है? यस।
कल करें 1 घंटा सुबह, बताओ अगर करना हो तो बताओ, फिर कल खत्म कर दूंगा लिंकेज, क्योंकि लिंकेज हुआ नहीं खत्म अभी तो होगा भी नहीं खत्म, 2-3 रीजन से रह गया। ठीक है, बेटा रिकॉम्बिनेंट 100% हो ही नहीं सकता, मैं बताता हूं क्यों। देख, जब तू क्रोमोसोम बना रहा है तो ऐसे बना रहा है, ठीक है, ऐसे बना रहा है, सही है। यहां तू लिख रहा है कैपिटल टी और यहां कैपिटल टी, यहां स्मॉल टी, यहां स्मॉल टी, यहां कैपिटल आर, यहां स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब मुझे बता टोटल कितने गैमेट बनेंगे? 4। एक में तो ये टी आर आएगा, एक में ये स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। अब टी के साथ स्मॉल आर कब आएगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगी। स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर कब आएगा? क्रॉसिंग ओवर होगी, सही है। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड तो परमानेंट हो गई, ये तो 50% आने ही है। इनके आने के चांस किस बात पे डिपेंड है? इस पे। टोटल गैमेट 4 बनने हैं, जिसमें से 2 फिक्स कर दिए, मेरी बात समझ ध्यान से। टोटल गैमेट 4 बनने हैं, उसमें से ये 2 फिक्स हो गए, ये और ये। अब ऐसा एक और आएगा, इसकी चांस किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होगी कि नहीं होगी। अगर हो गई तो आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। अब यहां पर आप एक बात नहीं समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूं आपको। क्या? ये हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, एंथर के अंदर। एंथर के अंदर मेरे पास 100 पॉलन मदर सेल होते हैं, मान लो। अब इन सब में मियोसिस होगी, सब में मियोसिस होगी। जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई उनमें रिकॉम्बिनेंट आएंगे, जिनमें नहीं हुई उसमें सारे ही पेरेंटल आएंगे। तो पेरेंटल की संख्या बढ़ जाएगी ना। आप ऐसे समझो, मान लो मेरे पास 100 पॉलन मदर सेल है, उसमें कितने पॉलन बनेंगे? 400। उसमें से कुछ ही थे जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो पाई, सही है। मेरी बात समझ में आ रही? मान ऐसे समझो इसको, सिंपल भाषा में समझना, देखिए कितने लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। मैं ये कह रहा हूं, आप ये वाली बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं? आप ये वाली बात पकड़ पा रहे हो जो मैंने ये अभी क्रोमोसोम बना के आपको बताई? मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर मेरे पास मान लो कैपिटल टी है, यहां कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है, यहां स्मॉल टी है, ये कैपिटल आर है या कैपिटल आर है, यहां स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि ये वाली साइड तो आनी ही है, ये वाली साइड आनी ही है, तो ये दो तो फिक्स हैं। अब कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, ये रिकॉम्बिनेंट कब आएंगे? जब क्रॉसिंग ओवर होगी। तो मेरे पास मान लो ये एंथर है, इसके अंदर 100 पोलन मदर सेल हैं, ठीक है सर, सही है। उसमें से मेरे पास 100, उसमें से 50 पोलन मदर सेल हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई। अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई, 50 पोलन मदर से कितने पोलन बनेंगे? 200 पोलन बनेंगे, यस और नो? अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो भी 200 पोलन में से 100 पेरेंटल होंगे और 100 रिकॉम्बिनेंट होंगे। 50 ऐसे पोलन मदर सेल हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, चांस नहीं बन पाया, यस। तो 200 पोलन ऐसे आएंगे जिसमें से सारे के सारे पेरेंटल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो पेरेंटल की संख्या बढ़ गई। ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एक सेल की बात नहीं हो रही है। हमारे पास हजारों सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होती है, यस। समझो, मैं ये कह रहा हूं कि ये रिकॉम्बिनेंट बनना डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर होने पे। मान लेते हैं 100 पोलन मदर सेल में से कुछ में ही हो पाई क्रॉसिंग ओवर, जिनमें नहीं हो पाई उनके सारे पोलन पेरेंटल जैसे थे, जिनमें हो पाई उसमें से 50% पेरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट है, तो पेरेंटल तो ज्यादा आना ही है। बोलो, कल सुबह का बताओ जल्दी से भाई। क्लास करोगे नहीं करोगे फिर? नहीं तो अगले वीक ही पढ़ाऊंगा फिर इसे, अगले वीक। फिर ये अगले वीक खत्म नहीं होगा चैप्टर, नहीं तो कल पढ़ाऊंगा तो अगले वीक खत्म होगा चैप्टर।
कल सुबह रखते हैं फिर। कितने बजे? 8 बजे? 8 बजे रखेंगे, लेट नहीं। या शाम में रख दे, कल शाम में भी रख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल चेक करना, मैं एक बार कंफर्म करूंगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल चेक करना। ठीक है, यस, हाँ मैं कंफर्म करता हूँ। सुबह रखेंगे तो 8 बजे, उससे लेट नहीं।